Okay, as compared to yesterday's lecture, this one is very much easy. इसमें ये आसान इसलिए है कि इसमें मतलब मुझे तो ये बहुत आसान लग रहा है और मेरा ख़्याल है कि ये स्टूडेंट्स को भी आप लोगों को भी बहुत ही ईज़ी लगेगा। उसकी वजह ये भी है कि इसमें हमारे पास शॉर्टकट भी है। वी कैन आल्सो सॉल्व दिस विद अ वेरी ईज़ी शॉर्टकट और वैसे इवन अगर आप उसको शॉर्टकट से भी नहीं करें तो भी ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप अपनी गलती इसमें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेश एनालिसिस। मेश किसे कहते हैं? मेश इज़ अ लूप इन व्हिच देयर इज़ नो अदर लूप। ठीक है? अब ये लूप है और ये भी लूप है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे भी लूप हैं। मतलब अगर आपने इन दोनों के साथ एक साथ करें तो इसको भी लूप कहा जा सकता है। लेकिन मेश जो है उसको हम लूप नहीं कह सकते। क्यों? लूप इसके अंदर कोई दूसरा मेश नहीं हो सकता। ये वो लूप है मतलब मेश इज़ अ लूप लेकिन इसके अंदर दूसरा लूप नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको हम मेश एनालिसिस कहते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर इसको लूप एनालिसिस भी कहा जाता है। वो भी सही है लेकिन हम मेश एनालिसिस करेंगे। लूप एनालिसिस ये होता है कि इस पूरे सर्किट का इकट्ठा मतलब यहाँ भी ये लोग एनालिसिस करते हैं बट वी विल ओनली डू मेश एनालिसिस। तो आपके पास अगर कभी भी सर्किट आए, आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं इसमें 2 मेश है, 3 मेश अगर यहाँ पे इस तरह एक और हो एंड सो ऑन। तो जैसे हमारे पास नोडल एनालिसिस था, वैसे ही मेश एनालिसिस भी एक सर्किट सॉल्विंग टेक्नीक है। लेकिन ये सर्किट सॉल्विंग टेक्नीक क्या करता है? ये हमारे पास ये जो इसके अंदर करंट है मतलब अगर आपको याद हो तो नोडल एनालिसिस यहाँ पर इन पॉइंट्स पर वोल्टेज निकालता था। मेश एनालिसिस इस सर्किट के अंदर एक करंट ट्रेवल कर रहा है, इसके अंदर दूसरा करंट ट्रेवल कर रहा है। ये वो करंट मालूम करता है। वी आर गोइंग टू फाइंड दोज़ करंट्स व्हिच आर ट्रैवलिंग हियर एंड हियर जितने भी आपके पास मेशेस होंगे। We say that mesh analysis is performed to find the loop or mesh currents inside a circuit. It finds the current with the help of Kirchhoff's voltage law. फिर उल्टा है जिस तरह उसमें हम किरचॉफ्स करंट लॉ की मदद से वोल्टेजेस निकाल रहे थे, यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से करंट्स निकालेंगे। ये बात याद रखें। तो हम दोबारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ याद दिलाएं क्या चीज़ है? सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड अ लूप इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखिए। सो व्हेन वी आर गोइंग टू राइट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम एक केवीएल इक्वेशन इस लूप के लिए लिखेंगे या मेश के लिए एक इसके लिए लिखेंगे। और फिर उसी तरह जिस तरह हम हर एक नोड के लिए अलग केसीएल लिखते थे, इसमें भी हम I1 और I2 या IA, IB निकालेंगे। लेट्स कम टू आवर एग्जांपल। ओके, ये इसमें वैल्यूज़ नहीं गिवन। अच्छा, अगेन जिस तरह हम लोगों ने नोडल एनालिसिस में अज़्यूम किया था कि लेट्स अज़्यूम तमाम करंट निकल रहे हैं। यहाँ पे और भी आसानी है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन लें या एंटी क्लॉकवाइज़ लें। ये मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन है। यस, ठीक है। आप कहें कि लेट्स सपोज़ अच्छा ये सर्किट है, इसमें 2 मेशेज़ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक करंट लेना है मेश। आप अज़्यूम करेंगे कि अच्छा मेश 1 में ये करंट ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में, तो मेश 2 में ये करंट ट्रैवल करेगा। नाउ द बेसिक रूल इज़ दैट अगर आपने मेश 1 की ये डायरेक्शन ली है, तो मेश 2 की भी वही लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप मेश 2 की गलत लें, उल्टी लें। तो यू रिमेंबर बोथ ऑफ देम मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। ये एरो आपने लगाना है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। assign currents and give them direction either clockwise or anti-clockwise क्योंकि इस तरह ट्रेवल करेगा ना करंट इसमें। यस, हमने कर लिया। अब आप याद रखिए योर करंट इज योर व्हाट कैन यू से योर लाइट। यू हैव टू राइट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। ये जो आपका करंट है ना, इसी को देखते हुए आपने ये केवीएल इक्वेशंस लिखने हैं। कैसे? ये बात आप याद रखेंगे कि ये करंट जब माइनस से प्लस की तरफ जाएगा या प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तो दोनों की साइन आपने सेम नहीं लिखने। जैसे कि ये करंट एरो इस तरह जा रहे वी नॉट की तरफ। अब हम मेश 1 इस मेश की केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ लूप इज इक्वल टू 0। सो दिस करंट इज एंटरिंग, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं? माइनस से प्लस की तरफ। तो हम लिखेंगे माइनस वी नॉट। आपकी मर्जी, अगर आप इसको प्लस वी नॉट लिख दे तो फिर बाकियों को तो फिर प्लस से माइनस की तरफ वाले को माइनस लिखना है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा बेहतर है। सो I1 इज गोइंग थ्रू वी नॉट बट इट इज गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस। so that means कि इस करंट में
राइज आ रहा है, तो हम राइज के साथ ज्यादातर माइनस लिखते हैं। तो वी विल राइट माइनस वी नॉट। अब ये यहाँ पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये रेजिस्टर है तो ये साइन अक्सर नहीं लगे होते, आपकी मर्जी आप लगाए ना लगे, लेकिन हमें पता है कि जब वो रेजिस्टर में एंटर करता है तो हायर पोटेंशियल पर होता है, और जब लीव करता है तो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो हम लिखेंगे प्लस V1। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस टू माइनस का सेम साइन नहीं हो सकता। तो अगर इसको आपने माइनस लिखा है तो इसको आपने प्लस लिखना है। और फिर ये करंट इसमें आ रहा है, इस रेजिस्टर में, इसका नाम R3 है, लेकिन ये नीचे, यस व्हेन इट इज कमिंग हियर देन डेफिनेटली आपको पता है कि जब ये रेजिस्टर में इंटर करेगा तो हायर पोटेंशियल पे इंटर करेगा और लोअर से लीव करेगा। ये तो आप इसको देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि भाई इसका क्या ड्रॉप होगा, V3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर फर्स्ट मैश। सेकेंड मैश में, अब सेकेंड मैश में आपने I2 को देखना है। ये भूल जाए, इस मैश को भूल जाए, फॉरगेट। नाउ इट इज I2 टर्न। अब I2 इधर इंटर कर रहा है। इसमें जो मेन कंफ्यूजिंग चीज है, आप कहेंगे कि ये माइनस प्लस है, नहीं, ये प्लस माइनस तो मैंने इस I1 के लिए साइन लगाया था। I2 जब इंटर करेगा तो अगेन ये रजिस्टर है, तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। तो आप देखिए, आपके लिए आसानी यही है कि आप ये याद करें कि जब भी आपका करंट रजिस्टर में एंटर करेगा वो ड्रॉप होगा। So when I2 is entering here, देखिए, oh my god, I wrote this wrong. This should not be minus V3, ठीक है, this should be V3। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। So when I2 is entering this resistor, it will create V3. Similarly, when it is going through this resistor, it will create V2। अब यहाँ पे आएगा, इधर आप देखिए, यहाँ पे इस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे से तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम माइनस लिखते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस VS। अब हम यहाँ पर मजबूर है, हम लिखेंगे प्लस V5 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस से प्लस को माइनस लिख रहे थे, तो फिर प्लस से माइनस को तो हमने प्लस लिखना है। इस सर्किट में सिर्फ ये मसला है कि आपके पास जो पावर सप्लाईज हैं उनके आपने वही लिखना है, उनके साथ वही पोलैरिटी लिखनी है जो उस वक्त सर्किट में गिवन हो। बाकी रेजिस्टर्स के साथ हमेशा आपने पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि रेजिस्टर आपको पता है कि इट्स अ पैसिव डिवाइस और ये एनर्जी ले रहा है। अच्छा, ना जब अब हमने ये लिख लिया इज इक्वल टू 0, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये वीज जो है इनको IR में तब्दील कर देते हैं। जिस तरह हम KCL नोडल एनालिसिस में I को V बाय R लिख रहे थे, यहाँ पे अब हम V इज इक्वल टू IR लिखेंगे। सो लेट्स सी। अब V नॉट तो हमारे पास वैल्यू है, उसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। V1 क्या है? V1 R1 है, और इसमें कौन सा करंट ट्रेवल कर रहा है? I1। हम लिखेंगे I1 R1। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, R3। R3 में कौन सा करंट ट्रेवल कर रहा है? I1। मगर I2 भी ट्रेवल कर रहा है, देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो देखिए, बस इसमें एक ही ट्रिक है। जब हमारे पहले मेश की बारी होगी तो हम लिखेंगे I1 को हम हायर करंट कंसीडर करेंगे। और देखिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जब भी इस मेश की बारी होगी आप लिखेंगे R3 इंटू I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब जब हम इस मेश की वैल्यूज लिखेंगे R3, तो हम क्या लिखेंगे? I2 माइनस I1। यहाँ पे हमने लिखा है 1 माइनस I2, लेकिन जब मैश 2 की बारी होगी तो हम इस करंट को हायर कंसिडर करेंगे। दैट इज द ओनली ट्रिक। देन व्हाट इज V2? I2 और 2, यहाँ पे तो दूसरा करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे I2 और 2 और VS की वैल्यू गिवन होगी। दैट्स इट। एज कम्पेयर टू नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस मुझे तो बहुत आसान लगता है। दोबारा देखते हैं, इसमें एक रियल एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास वैल्यूज है। सो लेट्स सी। टू मैशेस है, आपने क्या किया? I1 ड्रॉ किया, I2 ड्रॉ किया। अब आपने इन दोनों की इक्वेशंस लिखनी है। ये मैंने स्टेप्स पे लिखे कि फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन मैश करंट टू मैशेस, देन फॉर एवरी मैश राइट KVL। एक KVL इक्वेशन इसके लिए लिखना है, एक इसके लिए, बात खत्म। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो हम क्या लिखेंगे? -36। ठीक है, ये तो वोल्टेज की वैल्यू है।
प्लस अब V1 V2 V3 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर वैल्यूज लिखे। नाउ 2 ओम में तो आप क्या लिखेंगे? 2I1, 2 इज रेजिस्टेंस RI, V इज इक्वल टू IR, तो आप लिखेंगे या तो I12 लिख दे या 2I1। यहाँ पे आ रहा है, अब क्या लिखेंगे? 12I1 माइनस I2, इधर आ रहा है 4I1, ऐसे। okay. अच्छा, look at me, I didn't even mention 4। oh God. ये असल में इट इज वेरी हार्ड टू राइट। ये अच्छा, तो ये तमाम वैल्यूज कवर हो गई हमारे पास इस इक्वेशन में। 36 -36 प्लस 2I1 प्लस 12I1 माइनस I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। -36 प्लस 2I1 प्लस 12I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू 0। और ये जो इसके साथ इज इक्वल टू 0, अब जब इनको ऐड करेंगे तो लेट्स से ये हो जाएगा हमारे पास। 36 को हम 0 के इस साइड पे लेंगे। सेम टर्म्स क्या है? 2I1 12I1, सो 12 प्लस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 14 15 16 17 18। यहाँ पर हम लिखेंगे 18I1, और I2 क्या है? -12I2 इज इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन लिखेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा। 12I2 माइनस I1 प्लस 9I2 प्लस 24 प्लस 3I2, जिसमें सिर्फ एक करंट ट्रेवल कर रहा हो उसके साथ आपने सिर्फ वही करंट लिखना है, जिसमें दोनों में कॉमन हो उसमें फिर दोनों करंट्स लिखने हैं। सेम इज हियर, ये इसने दोबारा लिख दिया ये 80। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर दिया, एंड में हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। 18I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू 36, -12I1 प्लस 24I2 इज इक्वल टू -24। दीज आर टू इक्वेशंस। अब इसके बाद अब इसको I1 एंड I2 के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यू हैव टू मेथड्स, आइदर सॉल्व देम बाय मैट्रिक्स और आइदर बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप नेट पर सर्च करें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग, अगर नहीं मालूम कर सकते देन आई विल टीच यू, but it is very easy. So you have two unknowns. Now your job is to find I1 and I2 very easily. Now let's go to our second example. Sorry, third example. Again, mesh analysis में एक खूबी है कि आपके पास चाहे कितना ही complex circuit क्यों ना हो, there is no need to be worried because you just apply meshes and write the KVL equations. अच्छा, अगेन ये अब हमारे पास सर्किट है, इसमें तीन meshes है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ऊपर वाले को हमने I1 कह दिया, इसको I2 और इसको I3, और हम बड़ी आसानी से इनकी इक्वेशंस लिखेंगे। जब I1 की इक्वेशन लिखेंगे तो ये किस तरह जा रहा है? प्लस से माइनस की तरफ, तो हम लिखेंगे -6, सॉरी +6 वोल्ट। फिर 4 लिखेंगे तो लिखेंगे +4I1 +6I1 माइनस I3, क्योंकि 6 में I1 भी है और I3 भी है लेकिन दोनों के बीच में कॉमन है, इज इक्वल टू 0। इसी तरह इस मेश को जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 9I1, इस तरह जा रही है तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो लिखेंगे -6। फिर यहाँ पे आ रहे +3I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसकी बारी आएगी 3I3 माइनस I2 प्लस 6I3 माइनस I1 प्लस 12I3 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह हम इनको इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, तब अब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मैट्रिक्स बनेगा 10 0 -6 0 12 -3 एंड सो ऑन। I1 I2 I3 -6 0 6। ठीक है, अब आप दिल में सोचेंगे कि ये तो बड़ा लंबा किस्सा है, क्या पता मुझसे बीच में इक्वेशन गलत हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखिए मुझसे भी गलत हुआ।
तो नाउ लेट्स गो टू अवर शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस सर्किट को देखकर आप डायरेक्ट ये मैट्रिक्स बना सकते हैं बगैर इस पूरे किस्से में जाए हुए, तो कितना इजी होगा। तो लेट्स सी हाउ। हम ये कहते हैं कि जब ये सर्किट आपके पास मेश, और ये शॉर्टकट सिर्फ मेश एनालिसिस में है, दिस इज नॉट फॉर नोडल एनालिसिस। अब आपसे मैं कहूँ कि ये हमारा, लेट से आपकी मर्जी, आप इसको I1 कह दे, I2, I3। ठीक है, हम कहें कि ये हमारा I1 है। ये एरिया जो है ना, ये I11, I12, I13 है। I21, I22, I23, I31, I32, I33। ठीक, हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये कुछ भी नहीं है असल में, ये तमाम रेजिस्टेंसेस का सम है पहले मेश का। कैसे, लेट्स सी, क्या वाकई 6 + 4 10, वाकई ये तो तमाम रेजिस्टेंसेस का सम है 10। हम कहते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज द कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेश, जो हमने मेंशन किए हैं। यस, फर्स्ट और सेकंड मेश के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस कॉमन नहीं है, सिर्फ पावर सप्लाई कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया। देन वी से कि ये जो थर्ड वैल्यू है, ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में कॉमन है, लेकिन इसको हमने माइनस का साइन के साथ लगाना, जो भी कॉमन होगा उसको हम माइनस के साथ लगाएंगे। 1 1 1 2 1 3, ये मैट्रिसेस के फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, उस तरह आप इसकी वैल्यू जा सकते हैं। दिस इज द कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड mesh. Yes, 6 is common between first and third mesh with a negative sign. अब हम कहते हैं कि दिस इज अगेन कॉमन बिटवीन, अब ये सेकंड मेश की बारी आ गई, ये सेकंड मेश है। 0 इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट, सॉरी, सेकंड मेश एंड फर्स्ट मेश। सेकंड मेश कौन सा है, ये है I2। हाँ, अगेन इनके बीच में तो कोई चीज भी कॉमन नहीं है। फिर हम कहेंगे कि ये जो सेकंड वैल्यू है, दिस इज ऑल द रेजिस्टेंसेस इन सेकंड मेश, 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो ये हमारा सेकंड मेश है। लेट्स सी, क्या वाकई ये सेकंड मेश है, 9 10 11 12। यस, it is the sum of all the resistances of mesh 2. Now we say कि it is the common resistance between mesh 2 and mesh 3. Yes, 3 is common between mesh 2 and mesh 3. Okay, अब mesh 3 की बारी आ गई। Common resistance between mesh 3 and mesh 1. mesh 3 और mesh 1 के बीच में क्या कॉमन है, ये mesh 3 है, mesh 1, ये mesh 1 है। यस, mesh 3 और mesh 1 के बीच में 6 कॉमन है, so we wrote -6। mesh 3 और mesh 2 के बीच में क्या कॉमन है, 3, हम लिखेंगे -3। अब तमाम रेजिस्टेंसेस मेश 3 की विद द समेशन 6 12 3, ये जमा करके हमारे पास बनता है 21। देन यहाँ पे हम लिखेंगे A1 A2 A3। ये जो पार्ट है दिस इज अ बिट ट्रिकी, इसको थोड़ा सा समझे। इस पार्ट पे आपने क्या करना है, जो फर्स्ट मैश है उसमें आपने देखने प्लस से माइनस की तरफ जा रहे, अच्छा, इस साइड पर तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जीरो के उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो आपने लिखना है -6। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स हम जीरो के उस साइड पे लगाएंगे। अब इस मेश की बारी है, इस मेश का क्या पावर, मतलब मैट्रिक्स भी इसका क्या होगा, इस साइड पर तो ये माइनस है। ठीक है, ये मेश 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस से प्लस तक, लेकिन जीरो के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, अच्छा, आई डोंट नो व्हाई, सॉरी, ये मेश, यहाँ पे ये, अच्छा, ये नहीं चेंज हो रहा, सॉरी टू से, बट दिस इज एक्चुअली 6 + 6, और नीचे वाला 0 है, लेकिन एक बार मैट्रिक्स में देखिए इसमें चेंज नहीं होता। हाँ हाँ, होता है होता है। ओके, तो -6, और सेकंड वाले में क्या है, I2, ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा था, हमें पता है कि ये इस साइड पर -6 होगा, लेकिन जीरो के उस साइड पे जाके +6 होगा, तो हम +6 लिखेंगे। तीसरे वाले में, इसमें तो कोई पावर सप्लाई ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो देखिए, इस सर्किट को देखते हुए आपने डायरेक्ट इक्वेशन के लिए ये सर्किट बना ली, कैलकुलेटर में इसको डाल दे,
और आपके पास I1 I2 I3 आ जाएगा। कितना मतलब कितना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, इस पूरे किस्से से आप बच जाएंगे। ठीक है, लेट्स एलिबरेट इट। इसको दोबारा एक दूसरे सर्किट की मदद से देखते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, दूसरी बात, इन सर्किट्स के बीच में कभी करंट नहीं आएगा। इनके बीच में जब करंट आएगा तो उसको फिर हम दूसरे तरीके से कहते हैं, वो होता है सुपर मैश, विच इज नॉट इन योर कोर्स। तो इनके बीच में नहीं आएगा। हाँ, इनके साइड पर अगर आ गया तो उस पूरे मैश की वही वैल्यू होगी उस करंट की, उसको फिर हम नहीं निकालेंगे। ओके, अब चलिए इसका इक्वेशन डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, इसका मैट्रिक्स। तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि हमारे पास दो मैशेस हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन मेश 1। तो क्या होगी? 2, जैसे कि 2 किलो ओम नहीं है, अच्छा इसको मैंने चेंज किया भी था, ये 2 ओम है। तो पहली क्या वैल्यू होगी? 2 + 4 + 2, 4 5 6 7 8। लेट्स सी, 8 हमारी पहली वैल्यू है 8। दूसरी वैल्यू क्या होगी? द कॉमन बिटवीन फर्स्ट मैश एंड सेकंड मैश -2, -2। अब फर्स्ट क्या होगी? द कॉमन बिटवीन फर्स्ट मैश एंड सेकंड मैश -2। अब ये सेकंड मैश की बारी है। ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ मैश 2, 6 7 8, I1 I2। अब दूसरे को थोड़ा सा देखें। अगेन जब दूसरे में हम देखें, ये करंट इसमें किस तरह जा रहा है? प्लस से माइनस की तरफ। तो इस साइड पे तो ये प्लस होगा, लेकिन जीरो के उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो पहली एंट्री होगी -3। सिमिलरली इधर देखें, इधर ये इंटर होगा 6 में। तो oh my God, तो यहाँ पे होगा +6। ठीक है, +6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। सो +6 और -3, अगर आप जीरो के उस साइड पे ले जाए तो क्या हो जाएगा? -6, -6 एंड +3। तो हमारे पास हो जाएगा -3। अब ये मैंने फिर -6 लिखा है, डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, -3 एंड -3, देखिए ये कैसे हुआ। लुक एट द करंट। अगर आप इसको अपने साथ लिख भी सकते तो ज्यादा अच्छा होगा। whenever current is going from plus to minus, we will write +6 volt इस साइड ऑफ जीरो की। ठीक है, और नाउ इट इज गोइंग, तो ये तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे -3 वोल्ट। सो +6 और -3 क्या हो जाएगा? +3, जीरो के साइड पे जाके -3। तो वी विल राइट -3। हमारा मैट्रिक्स बन गया। आई मीन बाय जस्ट लुकिंग एट इट, हमने इतना पूरा इसके इक्वेशंस और वो सब कुछ स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो ये कितना बेहतर है। अगेन let's go through it again. I know it will be very confusing for you guys, but this is how it is. Okay, देखिए मेश एनालिसिस में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इन मेश एनालिसिस, कि हम मेश बनाते हैं सर्किट में। मेश बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है। जितने क्लोज लूप पाथ होंगे उस सर्किट में, उतने ही उसमें मैशेज होंगे। इस सर्किट में दो क्लोज पाथ है, तो हमारे पास दो मैशेज आ गई। मेश 1 एंड मेश 2, दोनों को हमने करंट्स के नाम दे दिया और एक सर्टन डायरेक्शन दे दी। दोनों को एक ही डायरेक्शन देनी है। ज्यादातर लोग क्लॉकवाइज देते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, I1 और I2। अब रेजिस्टेंसेस पे इधर तो मैंने आपकी आसानी के लिए प्लस माइनस लगा दिया, लेकिन प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता होगा कि रेजिस्टेंस के साथ प्लस आएगा, और ये जो वोल्टेज है पावर सप्लाई, इसके साथ वही साइन आएगा जो गिवन है। अब ये करंट इंटर कर रहा है माइनस से प्लस में, तो हम लिखेंगे -V0। लेकिन अगर ये प्लस और माइनस ना भी लिखा हो, तो आपको पता है कि व्हेन इट इज गोइंग थ्रू द रेजिस्टर, रेजिस्टर इज अ पैसिव डिवाइस, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप के साथ आप लोगों ने प्लस लिखना है, ड्रॉप प्लस। यहाँ पे जब ये इंटर करेगा ड्रॉप प्लस ड्रॉप, ये क्या होगा? ये असल में है तो प्लस से माइनस की तरफ, तो आपने इसको भी एज अ ड्रॉप कंसिडर करना है, +VS लिखना है। उसकी वजह ये है कि हो सकता है ये बैटरी, इस बैटरी से पावर ले रहा हो, इस वक्त ये भी एज अ पैसिव डिवाइस काम कर रहा हो। लेकिन मैश एनालिसिस में हम ये नहीं देखेंगे कि ओ ये तो बैटरी है, इसके साथ आपने प्लस क्यों लगाया, इस बैटरी के साथ अगर माइनस लगाया। नहीं, हम अपने करंट पे को फॉलो करेंगे। ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन को देखते हुए हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। सिमिलरली दिस सर्किट, इसमें हमारे पास तीन मैशेस है, तीन क्लोज पाथ है।
आपकी मर्जी है, आप इसको I1 कर दे, 2 कर दे, 3 करते, डजेंट मैटर। इन करंट्स की वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी। अगेन द ओनली डिफिकल्टी व्हेन व्हिच आई हैव राइट नाउ इन इट इज द, ये जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन ये भी आपको तब मुश्किल नहीं लगेगा जब आप इसको लिखेंगे। Instead of writing the entire equation, just write the equation of the power supply इस side पर, and then you know that in order to put it in a matrix B, you have to put it on the other side of zero। तो फिर आप उसको जीरो के दूसरी साइड पर ले जाए, आपके पास ऐसे आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? आई नो। मैम ये वोल्टेज जी जी। वोल्टेज रेजिस्टेंस को किस तरह ऐड कर सकते हैं? जिस तरह एग्जांपल 3 में आपने वो 6 और -3 को ऐड किया। अच्छा, ये बात कर रहे हैं आप इसकी इसकी। अच्छा देखिए, ये ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस को हमने नहीं ऐड किया। ये दो पावर सप्लाई है, एक ये है और एक ये है, और ये तो एक मेश है ना। ये जो मैंने आपको थ्री किया, ये इसलिए किया कि अगर यहाँ पे पांच छह पावर सप्लाईज होंगी तो वो तो आपस में ऐड होगी। देखिए जब आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 2 I2 माइनस I1 +6 +6 I2 -3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो पावर सप्लाईज, इनकी वैल्यूज तो आपस में ऐड हो जाती है, या मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये रेजिस्टेंस नहीं है तो 3 वोल्ट है, ये भी एक पावर सप्लाई और ये भी एक पावर सप्लाई है। ये इन दोनों की वैल्यू -3 आई है। ये रेजिस्टेंस नहीं, ये इसकी वैल्यू थी। समझ आ गई? यस मैम। ये असल में देखिए मैम पावर। जी जी। फर्स्ट एग्जांपल पे आए आप? जो हम लोगों ने ये वाली। नहीं, मैं इससे भी पीछे जो थी। अच्छा, ये जो इस तरह थी। यस मैम। अच्छा। मैम इसमें ये जो R3 है, इसमें मैश वन के लिए ऊपर रजिस्टर पर प्लस और नीचे माइनस, और जबकि मैश मैश टू में नीचे प्लस ऊपर माइनस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज है। देखिए हमने ये, मैंने तो प्लस और माइनस इसलिए लिखा है कि आपको पता चले, लेकिन ये प्लस माइनस पेपर में नहीं लिखा होता। ये आपको बस पता है कि जब इस वाले की बारी होगी तो ये नीचे प्लस माइनस हो जाएगा, और जब इस वाले की बारी होगी तो ये इसके लिए, क्योंकि इस वक्त करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ड्रॉप है। लेकिन इस वक्त करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी ये ड्रॉप है। जब आप दूसरे मेश को लिखेंगे ओके। तो ये पिछले मेश की प्लस और माइनस को आप भूल जाएंगे। सिर्फ ये जो प्लस माइनस है पावर सप्लाईज पर, ये वही की वही रहेंगी। बाकी रेजिस्टेंस तो पैसिव डिवाइस है, उसमें तो आपका करंट जिस डायरेक्शन में इंटर करेगा वही प्लस होगा, और जिससे लीव करेगा वो माइनस होगा। तो आपने कभी भी कोई सवाल देखा होगा रेजिस्टेंसेस पे प्लस माइनस नहीं लगा होता। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। ओके जी जी। मैम। जी जी। ये यस। हमारे पास जो सेपरेट मेशेस होते हैं उनमें हर मेश का अपना वोल्टेज होता है, नहीं, कुछ करंट। पावर सप्लाई होता है, अच्छा, अलग होता है सारा। पावर सप्लाई है कि अगर गिवन हो तो ठीक है, अगर ना गिवन हो तो फिर आप उसके मैश वाली वैल्यू, उसके उस मैट्रिक्स वाली वैल्यू जीरो लिखते, जैसे कि यहाँ पे देखे। लेट्स सपोज वी हमारे पास जो वी नॉट है, अगर ये ना दिया हो, ये दिया होगा। जैसे वन एग्जांपल में। ये तो वन एग्जाम्पल में तो कोई भी वैल्यू नहीं दी गिवन, ये तो हम वो एग्जाम्पल के लिए लेट कर। लेट सपोज कह रहा हूँ ना, अगर लेट जी जी। सपोज अगर वी नॉट ना दिया हो, ये हमारे पास पावर सप्लाई ना हो, तो इस केस में हमारे पास मैसेज दो होंगे, एक ही होगा। अच्छा देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वी नॉट ना दिया हो, क्योंकि वी नॉट इज नॉट सपोज टू, आपका काम यहाँ पे वी नॉट नहीं निकालना है, आपका काम यहाँ पे I1 और I2 निकालने हैं। तो आपके पास वी नॉट हर हालत में दिया गया होगा, ये पावर सप्लाई है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। देखिए आप एग्जांपल्स देखिए, इधर दोनों वीज की वैल्यू 6 वोल्ट गिवन है, इसी तरह आखिरी वाले में देखिए 6 वोल्ट 3 वोल्ट, ये हर हाल में गिवन होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना गिवन हो। क्योंकि इसमें आपने सिर्फ I1 और I2 निकाले, इसमें रेजिस्टेंसेस भी तमाम गिवन होगी और वीज भी गिवन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये सवाल ही गलत होगा अगर आपको वी की वैल्यू ना दी हो। ठीक है, वी मैम वुड अगर बी ना गिवन। दिया हो, मैं कह रहा हूँ ना दिया हो तो मतलब उस केस में हमारे पास जो मैसेज होंगे वो एक ही होगा कि दो होंगे? नहीं नहीं, मैसेज फिर भी दो होंगे। अच्छा देखिए, इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर सिर्फ एक वी है, इधर तो वी ही नहीं है। देखिए 6 12 3, लेकिन फिर भी तीन मैसेज है। आप, मैं समझ गई, आपका मतलब है कि इधर अगर वोल्टेज ही ना गिवन हो, नहीं, अगर इधर वोल्टेज नहीं गिवन है, ये सीधी लाइन है,
तो भी दो मैशेस होंगे क्लोज्ड पाथ, ठीक है। मैशेस फिर भी दो होंगे, बस इसको आप सीधा कर ले। इसकी वैल्यू 12 to 4 पहले वाले में होगी, और ये पावर सप्लाई तो है ना। हाँ, वो अलग बात है कि अगर ये भी ना हो ये भी ना, तो फिर तो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स 0 आएगा। तो फिर इसको करने का कोई फायदा नहीं, फिर तो ये सवाल ही गलत है। अगर ना यहाँ पे कुछ हो ना यहाँ पे कुछ हो, हाँ अगर करंट सोर्स हो तो वो फिर अलग बात है। इसका करंट सोर्स के साथ मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी, तो वो भी आसान है, बट आई यूजुअली डोंट गिव करंट सोर्सेस इन मैश एनालिसिस। अगर यहाँ पे करंट सोर्स गिवन हो, लेट्स से आई हो, और उसकी वैल्यू 10 एम्पियर, और उसको ऊपर की तरफ गिवन हो, तो इस मेश की फिर आपने कोई वैल्यू नहीं लिखनी। मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मेश में एक ही करंट ट्रेवल कर रहा है जो इधर इन्होंने दे दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ इस मेश की वैल्यू निकालेंगे। ओके मैम, थैंक यू। और कोई सवाल? मुझे पता है लाइव इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या कहते हैं,